गुड मॉर्निंग बच्चों इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान आखिर बना कैसे। बेटा, ये कोई एक दिन की घटना घटित नहीं थी। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लेकिन ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसको बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व ही प्रयास शुरू हो गए थे। जब 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में जब अंग्रेज भारत आ गए थे, उसके बाद से ही इसका प्रयास शुरू हो गया था। लेकिन हमारा जो संविधान है वो औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के द्वारा बना है। वो संविधान सभा कौन थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा जिसका गठन हुआ था 1946 में। अब कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन, देखो बेटा, आपको पता है भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो जो आज़ाद जब स्वतंत्र करना था, यानी सत्ता का हस्तांतरण, आज़ाद होगा तब क्या होगा? सत्ता का हस्तांतरण होगा ना। ब्रिटिश शासन जो है वो किसके हाथ में रहेगा? हम भारतीयों के हाथ में आएगा। तो जो सत्ता का हस्तांतरण होना था, उससे पहले ये घटना शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, इसके लिए ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे एटली, उनके द्वारा एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, जिसके 3 प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड पेप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन्होंने 1946 में इसका गठन किया और इसी की संस्तुतियों के आधार पर हमारी संविधान सभा, जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, का गठन हुआ। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 में अविभाजित भारत, क्योंकि हम आज़ाद 1947 में हुए थे। ये अविभाजित भारत में इसकी प्रथम बैठक हुई थी और 14 अगस्त 1947 को इसकी पुनः बैठक हुई। तो जो हमारे इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि कैसे थे? अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा के सभी सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए थे। अभी जो संविधान सभा हमारी थी, इसके जो सभी सदस्य थे वो कैसे चुने गए थे? आपको मैंने बताया कि संविधान सभा के लिए बहुत से कार्य पहले से हो रहे थे। उसमें जो हमारा संविधान है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जिस अधिनियम का पड़ा है वो 1935 का अधिनियम है। तो जो इसके सभी सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे और इस योजना के प्रमुख बिंदु रहे थे। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें वे अन्य को जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया। जनसंख्या, जैसे भी आपकी क्लास है और आपकी क्लास में आप 50 या 100 बच्चे हो, है ना। 100 बच्चों को एक ही मॉनिटर तो नहीं संभाल सकती ना, तो 100 बच्चों में हम 3 मॉनिटर बना देते हैं या 4 मॉनिटर बना देते हैं। तो हम उनको 25-25 बच्चों के हिसाब से बांट देंगे। इसी प्रकार क्या किया गया था? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों और अन्य को जनसंख्या के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से 292 सदस्य किसके अंतर्गत आते थे? ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन से जुड़े हुए प्रदेश थे। 93 देशी राजाओं के 4 कमिश्नरी प्रदेश के थे। कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। हर प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभाओं में हर समुदाय के अपने प्रतिनिधियों को चुना। मतलब आप ये देखिए, उस समय भारत जो अविभाजित था और फिर वो विभाजित जब हुआ, तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक कौन थे उस समय? किसको माना जाता था? मुस्लिम को माना जाता था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान, भारत को जो हमारी आज़ादी मिली है वो हमारे विभाजन यानी हमारे टुकड़ों के आधार पर मिली है। हम जानते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हमें आज़ादी मिली है वो हमें हमारे विभाजन पे, यानी एक तरीके से मान लो हमारे व्यक्ति पर हमें ये आज़ादी मिली है, हमारे टुकड़े किए गए थे, तब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है ना। हर प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, उस समय 3 प्रमुख समुदाय कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो जो मुस्लिम वर्ग था वो अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लग गया था, और जो सिख थे वो क्या पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भी आ रहे थे, तो उनको नए थे वो एक तरीके से, और सामान्य में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभाओं में हर समुदाय ने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना। ये हमें यहाँ पर आज़ादी दी गई कि हर समुदाय अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन सकता है। वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अब देशी रियासतें कौन सी होती है? रियासत यानी जहाँ राजाओं का राज्य होता है। तो जो देशी रियासतें थी उनका जो चुनाव का तरीका था वो उनके खुद के परामर्श से, जैसे उनकी राजा की इच्छा थी उसी के अनुसार उनका चुनाव किया जाता था।
तो अब हमारा ये क्लियर हो गया ना संविधान कैसे बना। संविधान सभा का स्वरूप। अब देखो बेटा, संविधान सभा का स्वरूप क्या था। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ वो अविभाजित भारत में हुआ था। जब विभाजन हो गया उसके पश्चात क्या हुआ, कुछ प्रदेश पाकिस्तान के पास चले गए, तो नेचुरली जब प्रदेश चले गए तो वहाँ के जो प्रतिनिधि चुने गए थे, वहाँ के जो सदस्य चुने गए थे, वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो अब हमारी सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई, 299, मतलब 299 रह गई, जो कि कितनी थी, 384 थी। अब देखो 26 नवंबर 1949 को जब इसकी अंतिम बैठक की जा रही थी, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने हेतु संविधान सभा का आयोजन किया गया, बैठक करी गई, तब वहाँ पे 284 सदस्य ही उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा के निर्माताओं ने इतने धैर्य से काम लिया, क्योंकि सबसे बड़ी तो विभीषिका हमारे सामने क्या थी, हम विभाजित हो चुके थे। हमारे भारत का अखंड जो भारत था उसका विभाजन कर दिया गया था, पाकिस्तान के रूप में एक पृथक प्रदेश बना दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया था। फिर हमने तुरंत आज़ादी के बाद जो हमारा आर्थिक विकास था वो हमें करना था, अल्पसंख्यकों की समस्या थी उसको हमें सुलझाना था, और स्वयं भारत तो खुद ही बहुत सी जातियों का, बहुत से समुदायों का एक समूह है, तो उन सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का निर्माण करना था। इस मामले को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही धैर्य और संयम से कार्य किया और आज भारत को इस मुकाम पे पहुंचाया। अगर उस टाइम हमारा संविधान गलत बन जाता तो क्या होता, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती ना, आज हमारे ऊपर कोई कानून नहीं होता या हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। संविधान सभा को प्रतिनिधि सभा बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया, मतलब संविधान सभा को प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि कौन होता है, जैसे आपका क्लास मॉनिटर है तो आपका प्रतिनिधि हो गया, तो संविधान सभा में इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रतिनिधि सभा बनाई जाए, यानी समस्त जनता में जितने भी समुदाय हैं उन सभी समुदायों का कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर हो, ताकि मन में ये भावना ना आ सके कि हमारे समुदाय के साथ अहित हो रहा है या हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं, क्योंकि एक मानवीय भावना होती है ना। और इसी में देखिए बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति को ध्यान में रखते हुए भी उनके 33 सदस्यों को इसमें रखा गया था, और यहाँ पे महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। लगभग 15 महिलाएं कहाँ थी, संविधान सभा की सदस्य थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अब इस हमको देखना है कि संविधान सभा की कार्यशैली कैसी थी, कामकाज कैसे करता था। तो कामकाज कैसे करता था, उसमें बेटा क्या बहुत से सदस्य थे, सभी के अपने अपने विचार होते हैं और सैद्धांतिक रूप से मतभेद स्वाभाविक है। अभी हम छोटा सा कोई कार्य करते हैं, है ना, छोटा सा आपको कह देंगे शिक्षक दिवस मनाओ या कुछ मनाओ, तो आप लोगों में सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, कोई कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई कहता है ऐसा करना चाहिए, डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, नाश्ता ये होना चाहिए, गिफ्ट ये होना चाहिए। ऐसे ही वहाँ पर था, वो संविधान बना रहे थे, संपूर्ण देश के लिए बना रहे थे, तो अब क्या था, उनमें सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं। मूल रूप से सैद्धांतिक मतभेद जरूर थे, परंतु व्यवहारिक रूप से उन सबका एक ही उद्देश्य था कि भारत का विकास हो, भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण हो जो भारत को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सके और सभी हितों का जिसमें ध्यान रखा जा सके। सैद्धांतिक मतभेद कुछ बातों को लेकर थे, कौन सी बातें थी, एक तो शासन प्रणाली को लेकर। कुछ जो विद्वान थे हमारे संविधान सभा में वो मानते थे कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कि शक्तियाँ केंद्र में ही निहित होनी चाहिए, जबकि कुछ मानते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के संबंध को लेकर, केंद्र और राज्य परस्पर संबंध कैसे हों, आज़ाद हुए, आज़ाद पर हम विकास करते, देशी राज्य रजवाड़े भी थे, तो इन आखिर केंद्र के साथ कैसे संबंध हो, है ना, कहीं केंद्र उनके ऊपर जबरदस्ती के आरोप न होते, जबरदस्ती के कानून न होते, या राज्य केंद्र के अनुसरण करे, उनके नियमों को माने। इन संबंधों को लेकर किस प्रकार इनके संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाए। न्यायपालिका की शक्ति को लेकर, न्यायपालिका के विभाग को लेकर बहुत सी समस्याएं थी कि न्यायपालिका कैसे होनी चाहिए, न्यायाधीश कैसा होना चाहिए, निष्पक्षता कैसे होनी चाहिए, क्या न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर विवाद होते थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने को लेकर भी बहुत से विवाद हुए थे, परंतु एकमात्र विषय ऐसा था
जिसको सभी सदस्यों ने बिना किसी विवाद के तुरंत स्वीकार कर लिया। वो कौन सा था? वो था सार्वभौमिक मताधिकार पर कोई विवाद नहीं हुआ, अर्थात सभी को मत देने का अधिकार है, सभी को अपना वोट देने का अधिकार है। उसमें किसी जाति, भाषा, व्यक्ति, लिंग, जन्म, किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान सभा की कार्यविधि। अब बेटा देखो, संविधान सभा में सभी जो थे हमारे लीडर्स थे, जो सभी विशेषज्ञ थे, सभी अपने अपने क्षेत्र के कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इन सभी में मतभेद स्वाभाविक था, है ना। इन सभी मतभेद स्वाभाविक था। जिस प्रकार देखो भीमराव अंबेडकर थे, वो कांग्रेस और गांधी जी के का विरोध करते थे, उन पे कई बार अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान न रखने का भी आरोप लगाते थे। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते थे, परंतु इन सभी का उद्देश्य एक अच्छा संविधान बनाना था, किसी भी तरीके से देश का विकास करना था, एक सबल संविधान कानून देश को देना था। तो इसी के लिए इन्होंने क्या हुआ, उसमें अलग अलग समितियों का गठन कर दिया गया। हर एक को कोई ना कोई समिति, जिस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ थे वो समिति उनको सौंप दी गई और उन्हीं के अनुसार उनका कार्य क्षेत्र बन गया। इसमें जो प्रमुख समितियां थी वे थी संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, बेटा आज जो हमारा संपूर्ण भारत दिखाई दे रहा है वो इन सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है कि इन्होंने पूरे भारत को एकीकृत करके रखा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और राष्ट्रीय ध्वज समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर हमारा संविधान पूर्ण हो गया। लगभग 166 बैठकें हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, यानी हम गणतंत्रात्मक शासन की शुरुआत हो गई। हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, अभी तो मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसलिए तो बोलते हैं। अब देखो बेटा, इस संविधान के लिए हमें राष्ट्रीय विरासत से क्या प्राप्त हुआ। संविधान के निर्माण के लिए 1757 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंग्रेज क्रांति के बाद भारत आ गए थे। ये एक व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, परंतु धीरे धीरे इन्होंने हमारी राजनीति में प्रवेश कर लिया और संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 और 1764 के मध्य अंग्रेज जब भारत आए तो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इन्होंने बहुत से एक्ट बनाए। वो एक्ट ही भारतीय संविधान की नींव साबित हुए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम तक प्रत्येक एक्ट क्या रहा है, भारतीय संविधान की नींव साबित हुआ है, जिसमें से सन 1935 का शासन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारे संविधान का वर्तमान स्वरूप है वो किस पर आधारित है, 1935 के संविधान के अधिनियम के पर आधारित है। 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव आया, जब हमारे जो इसके सदस्य थे इनमें आपस में भी भेदभाव होता था और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे वो गांधी जी ने की, चाहे वो अहिंसक आंदोलन हुए, चाहे वो हिंसक, सभी आंदोलनों का जो सार निकला उसके अनुसार एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। वो पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। उन्होंने कहा कि भारत का स्वरूप क्या होगा, भारत क्या होगा, तो उसमें बताया गया भारत एक संप्रभु गणराज्य है। संप्रभु यानी खुद का प्रभु, भारत पर किसी और का कोई आधिपत्य नहीं होगा, भारत किसी के अंडर में कार्य नहीं करेगा, भारत अपने अंदरूनी मामले हो चाहे विदेशी मामले हो उनका निर्णय लेने में खुद सबल है। दूसरा बनाया कि भारत एक संघ है। भारत एक संघ मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रदेश, देशीय रियासतों के अंतर्गत प्रदेश या अन्य जो भी भारत में शामिल होते हैं वो सब एक संघ के सदस्य होंगे, न कि पृथक पृथक होंगे। तीसरा, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी। संघ की जो भी प्रांतीय इकाइयां हैं वो सब स्वायत्त होंगी। स्वायत्त मतलब अपने निर्णय स्वयं ले सकेंगी, अपना कार्य क्षेत्र में पूर्णतः आज़ाद होंगी। संविधान की शक्ति और सत्ता जनता, मतलब ये संविधान जो है इसकी शक्ति कहाँ से प्राप्त है, पूरा संप्रभु कौन है, वास्तविक रूप से जनता है।
जनता चाहे तो सरकार रह सकती है, जनता चाहे तो अपने शासन को बदल सकती है। जनता में संपूर्ण शक्ति निहित है, वो तो हम जानते ही हैं। भारत में लोकतंत्र है यानी जनता का शासन है ना। फिर है अधिकार। हाँ, हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार। ये सारे अधिकार कहाँ से दिए जाएंगे? संविधान के द्वारा दिए जाएंगे। और संविधान बाध्य होगा इन अधिकारों की रक्षा के लिए। सभी वर्णों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में सभी वर्णों की पूर्ण रक्षा की जाएगी, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक संप्रदाय हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे जैन हो, सिख हो, जितने भी धर्म है सभी वर्णों की पूर्णतः सुरक्षा की जाएगी। और क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान पूर्णतः मजबूत है। मतलब क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्र क्या हो गए, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पूर्वोत्तर इलाका है, सभी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम बाध्य हैं। विश्व शांति के लिए भारत हमेशा सबसे आगे रहेगा। ये हमारे 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। संविधान को मजबूत बनाने के लिए संस्थागत व्यवस्था है। हमारे संविधान का संचालन सुचारू रूप से हो सके, हमारा संविधान मजबूत बन सके, इसके लिए कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं की गई। और उन संस्थागत व्यवस्थाओं में क्या था कि हमारा संविधान अच्छा हो सके, मजबूत हो सके। इसमें कहा गया कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी सरकार लोकतांत्रिक होनी चाहिए और सरकार का कार्यक्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार होगी तो क्या होगा, जनता के लिए ही शासन होगा, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही वो शासन करेंगी। और शासन के विभिन्न अंग कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें आपस में परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, क्या ये अलग होनी चाहिए या एक दूसरे पर डिपेंड होनी चाहिए या साथ मिलकर कार्य करने चाहिए। सरकार के 3 अंग पता ही है ना हमें, तो किस प्रकार कार्य करनी चाहिए। व्यवस्था कैसी हो, हमारी संसदीय हो, संघात्मक हो, संसद के अनुसार शासन, संसद के कौन से अंग, लोकसभा और राज्यसभा के अनुसार क्या कानून बने, संघात्मक स्वरूप हो। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने तनिक भी परवाह नहीं की कि हमारी क्या आलोचना हो सकती है। उन्होंने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करके, सभी संविधानों का बनना और बिगड़ना देखकर उनमें से जो भी तत्व हमें हमारे विशाल भारत के लिए उपयोगी लगे, उन तत्वों को समावेशित कर लिया है ना संविधान की प्रमुख धाराओं में। उनमें से कुछ तत्व विदेशी स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जैसे अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। ये जो प्रावधान है हम कहाँ से लिए गए हैं, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे क्या लिया गया, संसदात्मक शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का निर्माण। ये तीनों चीज कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा का मनोनयन कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। मनोनयन तो मन के द्वारा चुना जाना, तो आपको पता है राष्ट्रपति को सदस्य चुनने का अधिकार है ना, 14 सदस्य संसद में वो चुनता है, 14 में से 12 सदस्य राज्यसभा के वो चुनता है। उसके मनोनयन का अधिकार कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, हमारे संविधान की स्टार्टिंग यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी जो भाषा है, उसका चुनाव कहाँ से किया गया, आयरलैंड के संविधान से किया गया। फिर संवर्धित सूची के प्रावधान, केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध और शक्ति कैसे विभाजित हो, उसका संसद को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हो, ये सब कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्तियाँ, जो हमको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, इनको निलंबित किया जाता है। कब किया जाता है, जबकि आपातकाल हो। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, संविधान के द्वारा होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं और राज्यपाल की नियुक्ति को हमने कनाडा से लिया है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। जापान से हमने विधि यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमने लिया है। इस प्रकार बच्चों हमारा फर्स्ट अध्याय संविधान क्यों और कैसे पूर्ण हो गया। और आप इसके स्वयं नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से। हमारे जो नोट्स दिए बोर्ड पे, जो भी ब्लैक बोर्ड पे दिया जाता है, वो आपका कक्षा कार्य है। इसको आप लिखिए, इसको बार बार पढ़िए, वीडियोस को देखिए, टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई समस्या हो तो आप संपर्क करें।